क्या एशिया में एक नई रणनीतिक कहानी लिखी जा रही है? क्या भारत और जापान की बढ़ती दोस्ती केवल दरअसल भारत और जापान के संबंध आज के नहीं हैं। इन दोनों देशों के बीच दशकों से मित्रतापूर्ण संबंध रहे हैं, लेकिन पिछले लगभग 2 दशकों में इन संबंधों की गति काफी तेज हुई। जापान ने भारत में आधारभूत संरचना, हाई स्पीड रेल, औद्योगिक परियोजनाओं और निवेश में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। धीरे धीरे दोनों देशों ने महसूस किया कि केवल आर्थिक सहयोग पर्याप्त नहीं है, बदलते वैश्विक माहौल में सुरक्षा और रक्षा सहयोग भी उतना ही आवश्यक है। इसी सोच के साथ दोनों देशों ने रक्षा वार्ताओं, सैन्य अभ्यासों और रणनीतिक संवाद को मजबूत करना शुरू किया। आज भारत और जापान नियमित रूप से उच्च स्तरीय रक्षा बैठकों में भाग लेते हैं, समुद्री सुरक्षा पर चर्चा करते हैं और क्षेत्रीय स्थिरता को लेकर साझा दृष्टिकोण प्रस्तुत करते हैं। चीन की बढ़ती गतिविधियां और क्षेत्रीय चिंता। पिछले कुछ वर्षों में चीन ने अपनी नौसैनिक क्षमताओं का लगातार विस्तार किया है। दक्षिण चीन सागर और पूर्वी चीन सागर जैसे क्षेत्रों में चीन की गतिविधियां कई बार अंतर्राष्ट्रीय चर्चा का विषय बनी हैं। इन क्षेत्रों में विभिन्न देशों के बीच समुद्री दावों को लेकर मतभेद भी मौजूद हैं। इसी कारण कई देश समुद्री सुरक्षा, नियम आधारित व्यवस्था और नौवहन की स्वतंत्रता जैसे मुद्दों पर अधिक सहयोग की बात करते हैं। भारत और जापान भी इन्हीं विषयों पर मिलकर काम कर रहे हैं। हालांकि ये कहना सही नहीं होगा कि उनका हर कदम किसी एक देश के खिलाफ है। आधिकारिक रूप से दोनों देश क्षेत्रीय स्थिरता, अंतर्राष्ट्रीय कानून और सुरक्षित समुद्री मार्गों पर जोर देते हैं। लेकिन रणनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि इस तरह का सहयोग क्षेत्रीय शक्ति संतुलन को प्रभावित कर सकता है। इसलिए चीन स्वाभाविक रूप से इन घटनाक्रमों पर नजर रखता है। यहीं पर एक और सवाल आता है कि आखिर रक्षा सहयोग क्यों बढ़ रहा है? भारत और जापान के बीच रक्षा सहयोग कई स्तरों पर विकसित हुआ है। दोनों देश संयुक्त सैन्य अभ्यास करते हैं, रक्षा अधिकारियों के बीच नियमित संवाद होता है, समुद्री सुरक्षा पर जानकारी साझा की जाती है और नई तकनीकों पर सहयोग की संभावनाओं पर चर्चा होती है।
इसके अलावा दोनों देश एक फ्री, ओपन एंड रूल्स बेस्ड इंडो पैसिफिक की अवधारणा का समर्थन करते हैं। इसका अर्थ है कि समुद्री मार्ग अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के अनुसार खुले रहें, सभी देशों को सुरक्षित व्यापार का अवसर मिले और किसी भी विवाद का समाधान शांतिपूर्ण तरीके से किया जाए। अब सवाल उठता है कि अगर भारत और जापान सिर्फ सहयोग बढ़ा रहे हैं, तो चीन इस पर इतनी बारीकी से नजर क्यों रखता है? इसका जवाब समझने के लिए हमें क्वाड और इंडो पैसिफिक की रणनीतिक राजनीति को समझना होगा। क्वाड यानी क्वाड्रिलैटरल सिक्योरिटी डायलॉग, 4 देशों भारत, जापान, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया का एक रणनीतिक समूह है। इसकी शुरुआत समुद्री सहयोग, आपदा राहत और क्षेत्रीय स्थिरता जैसे मुद्दों पर संवाद के लिए हुई थी। समय के साथ इसकी गतिविधियां वैक्सीन, साइबर सुरक्षा, उभरती तकनीक, महत्वपूर्ण खनिज, सप्लाई चेन और समुद्री जागरूकता तक फैल गई। ध्यान देने वाली बात यह है कि क्वाड कोई सैन्य गठबंधन नहीं है। इसके सदस्य देश इसे एक सहयोगी मंच बताते हैं, जिसका उद्देश्य एक स्वतंत्र, खुला और नियम आधारित इंडो पैसिफिक को बढ़ावा देना है। फिर भी कई रणनीतिक विश्लेषक मानते हैं कि क्वाड का बढ़ता सहयोग चीन के लिए महत्वपूर्ण रणनीतिक संकेत देता है। यही कारण है कि चीन समय समय पर क्वाड की गतिविधियों पर अपनी प्रतिक्रिया भी देता रहा है। अब बात करते हैं भारत और जापान के रक्षा सहयोग की। दोनों देशों ने पिछले वर्षों में कई संयुक्त सैन्य अभ्यास किए हैं। इनमें समुद्री अभ्यास, नौसैनिक समन्वय और विभिन्न स्तरों पर सैन्य अधिकारियों के बीच संवाद शामिल हैं। भारत और जापान के बीच एक महत्वपूर्ण समझौता, एक्विजिशन एंड क्रॉस सर्विसिंग एग्रीमेंट ACSA भी हुआ है। इस व्यवस्था का उद्देश्य दोनों देशों की सेनाओं को संयुक्त अभ्यासों और मानवीय सहायता अभियानों के दौरान रसद यानी कि लॉजिस्टिक्स सहयोग उपलब्ध कराना है। इसका मतलब ये नहीं है कि दोनों देश किसी युद्ध की तैयारी कर रहे हैं, बल्कि इससे संयुक्त अभ्यास और आपदा राहत जैसे अभियानों में सहयोग आसान होता है। भारत और जापान दोनों ही आधुनिक रक्षा तकनीकों में निवेश बढ़ा रहे हैं। जापान लंबे समय से उच्च तकनीक निर्माण के लिए जाना जाता है, जबकि भारत रक्षा उत्पादन में आत्मनिर्भरता बढ़ाने की दिशा में काम कर रहा है। यहीं से भविष्य के सहयोग की नई संभावनाएं दिखाई देती हैं। अगर दोनों देश रक्षा तकनीक, इलेक्ट्रॉनिक्स, समुद्री निगरानी, ड्रोन, कृत्रिम बुद्धिमत्ता और साइबर सुरक्षा जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाते हैं, तो इसका असर केवल दोनों देशों तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि पूरे क्षेत्र की रणनीतिक क्षमता पर पड़ सकता है। अब सवाल आता है कि क्या चीन वास्तव में चिंतित है? इस प्रश्न का उत्तर थोड़ा संतुलित तरीके से समझना होगा। चीन ने आधिकारिक तौर पर कई मौकों पर क्वाड और इंडो पैसिफिक से जुड़ी कुछ पहलों पर अपनी आपत्तियां जताई हैं। वहीं भारत और जापान कहते हैं कि उनका उद्देश्य किसी एक देश को निशाना बनाना नहीं, बल्कि क्षेत्रीय स्थिरता और अंतर्राष्ट्रीय नियमों का समर्थन करना है। यानी एक ही घटनाक्रम को अलग अलग देश अलग दृष्टिकोण से देखते हैं। रणनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि चीन की चिंता के पीछे कुछ प्रमुख कारण हो सकते हैं। पहला, इंडो पैसिफिक क्षेत्र में कई देशों का आपसी सहयोग तेज होना। दूसरा, समुद्री सुरक्षा पर बढ़ता समन्वय। तीसरा, सप्लाई चेन को अधिक विविध यानी कि डाइवर्सिफाइड बनाने की कोशिश। चौथा, नई रक्षा और तकनीकी साझेदारियां। इन सभी बदलावों का मतलब ये नहीं कि किसी संघर्ष की स्थिति बन गई है, लेकिन ये जरूर दिखाता है कि एशिया की रणनीतिक तस्वीर पहले जैसी नहीं रही। इससे भारत को क्या फायदा होगा? भारत के लिए साझेदारी के कई संभावित लाभ हैं। सबसे पहला, समुद्री सुरक्षा। भारत का बड़ा व्यापार समुद्री मार्गों से होता है, इसलिए सुरक्षित समुद्री रास्ते भारत के आर्थिक हितों के लिए महत्वपूर्ण हैं। दूसरा, उन्नत तकनीक। जापान रोबोटिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, सेंसर तकनीक और उच्च गुणवत्ता वाले औद्योगिक निर्माण के लिए प्रसिद्ध है। भविष्य में इन क्षेत्रों में सहयोग भारत के लिए लाभदायक हो सकता है। तीसरा, सप्लाई चेन।
अंतर्राष्ट्रीय मीडिया और रक्षा विशेषज्ञ भारत जापान संबंधों को केवल द्विपक्षीय संबंध नहीं बल्कि व्यापक इंडो पैसिफिक रणनीति के संदर्भ में भी देखते हैं। लेकिन क्या इसका मतलब यह है कि एशिया में युद्ध होने वाला है? ऐसा निष्कर्ष निकालना सही नहीं होगा। वास्तविकता यह है कि अधिकांश देश टकराव के बजाय संतुलन, संवाद और सहयोग बनाए रखने की कोशिश करते हैं। भारत की विदेश नीति भी लंबे समय से रणनीतिक स्वायत्तता यानी कि स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी पर आधारित रही है। यानी भारत विभिन्न देशों के साथ अपने राष्ट्रीय हितों के अनुसार संबंध विकसित करता है। इसी कारण भारत अमेरिका, जापान, फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों के साथ भी सहयोग करता है और कई अन्य देशों के साथ भी अपने संबंध बनाए रखता है। यही भारत की सबसे बड़ी कूटनीतिक ताकत मानी जाती है। अब जापान की बात करें तो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जापान ने लंबे समय तक अपनी रक्षा नीति में संयम रखा। लेकिन हाल के वर्षों में जापान ने अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति में कई बदलाव किए हैं। उसने रक्षा बजट बढ़ाया है, नई रक्षा क्षमताओं पर निवेश किया है और क्षेत्रीय सहयोग को अधिक महत्व देना शुरू किया है। भारत के साथ बढ़ता सहयोग भी इसी व्यापक रणनीति का हिस्सा माना जाता है। और अब सवाल है कि आने वाले 10 वर्षों में क्या हो सकता है? कई विशेषज्ञों के अनुसार कुछ संभावनाएं सामने आ सकती हैं। पहली, भारत और जापान रक्षा तकनीक में और अधिक सहयोग बढ़ा सकते हैं। दूसरी, समुद्री सुरक्षा और संयुक्त अभ्यास पहले से अधिक नियमित हो सकते हैं। तीसरी, सप्लाई चेन को मजबूत करने के लिए दोनों देश नए औद्योगिक निवेश बढ़ा सकते हैं। चौथी, नई तकनीकों जैसे एआई, ड्रोन, साइबर सुरक्षा और सेमीकंडक्टर में साझेदारी गहरी हो सकती है। लेकिन ये सब भविष्य की संभावनाएं हैं। इनका वास्तविक स्वरूप आने वाले वर्षों की नीतियों और अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों पर निर्भर करेगा। यही कारण है कि किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले तथ्यों और आधिकारिक घोषणाओं को देखना जरूरी है। दोस्तों, आज की दुनिया केवल हथियारों की नहीं बल्कि भरोसेमंद साझेदारियों की दुनिया बनती जा रही है। भारत और जापान की बढ़ती साझेदारी इसी बदलती वैश्विक राजनीति का एक महत्वपूर्ण उदाहरण है। ये साझेदारी केवल रक्षा तक सीमित नहीं है, ये अर्थव्यवस्था, तकनीक, समुद्री सुरक्षा, निवेश और भविष्य की रणनीति तक फैली हुई है। इसीलिए पूरी दुनिया इस रिश्ते को ध्यान से देख रही है और चीन भी निश्चित रूप से इंडो पैसिफिक में होने वाले हर बड़े रणनीतिक बदलाव पर अपनी नजरें बनाए रखता है। तो दोस्तों, अगर आपको ये विश्लेषण पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और GK+ दृष्टि चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताइए, क्या आपको लगता है कि भारत और जापान की बढ़ती साझेदारी इंडो पैसिफिक के भविष्य को बदल सकती है या फिर नहीं?